नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। विधानसभा का सत्र चल रहा, आज चौथा दिन था। चौथे दिन भी कई मामलों को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सबसे खास मामला सेवाग्राम का था। सेवाग्राम को लेकर मंत्री ओपी चौधरी, अजय चंद्राकर और भूपेश बघेल के बीच आक्रामक चर्चा हुई, तीखी चर्चा हुई। अजय चंद्राकर ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के लिए 200 करोड़ रुपए बर्बाद नहीं किए जा सकते हैं। इस पर तीखी नोकझोंक हुई। बाद में कांग्रेस ने बहिर्गमन किया। इसके साथ ही खाद का मुद्दा आया। उद्योगों को बिना ग्राम सभा की अनुमति के जमीन देने का मुद्दा आया। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सेवाग्राम है क्या चीज? आपने लिखा ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा नहीं बताया मंत्री जी। तो इसके अभिप्राय क्या थे, बनाने के उद्देश्य क्या थे, और इतनी राशि व्यय की गई, वो बाकी शेष राशि का क्या उपयोग होगा? राम राज्य की संकल्पना ये क्या है? राम राज्य माने आप कुछ भी लिख देंगे एक लाइन और उसमें राज्य का 125 करोड़ रुपया फूंक देंगे। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है सेवाग्राम का, ये पिछली सरकार के समय का विषय है और उस समय ये बातें लिखी गई थी, ये कॉन्सेप्ट लिखे गए थे, जिसके अंतर्गत आजादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों तथा महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर की राज्य की राम राज्य की संकल्पना को अक्षुण्ण रखने। बट ये कुछ बातें, कुछ लाइन लिखने के अलावा इस पर कोई कंक्रीट और कोई डॉक्यूमेंट पिछली सरकार के समय का फाइलों में निकलवाया नहीं मिला। तो मैंने फिर उसको तत्काल जो भी आधा अधूरा काम था तो उसको पूरा कराने का तेजी से कोशिश की और काम तेजी से पूरा हुआ है। सेवाग्राम में 129 करोड़ में 104, 1 अरब से ऊपर राशि। कॉन्सेप्ट पेपर में कोई लाइन नहीं। तो इस तरह से क्या आउटसोर्सिंग करने के लिए हमने 200 करोड़ रुपये से ऊपर को खर्च कर दिया? तीनों के तीनों पिछली सरकार के समय के विषय हैं और मैं निश्चित रूप से, मैंने जैसा कहा कि जो भी नियम कानून उपलब्ध है मैं सम्मानित सदस्य को भी करा दूंगा। और निश्चित रूप से कोई भी लोग धन का व्यय करते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा लोकहित उससे सुनिश्चित होना चाहिए। पिछली सरकार के समय क्या सोचकर उसको बनाया गया, क्या सोचकर किया गया, वो मैं नहीं जानता। उसका बेस्ट कैसे उपयोग हो सकता है, हमारी सरकार के अलग अलग विभाग उस पर जरूर प्रयास कर रहे हैं। एक नाम में सेवाग्राम बनेगा, इसमें 200 करोड़ रुपया किन नियमों के तहत? मैं उन नियम को मेरे को उपलब्ध क्यों कराएंगे? आप तो ज्ञानी हैं, मैं भी ज्ञानी मानता हूँ आपको, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ मैं सदन में। तो उसमें क्या कार्यवाही बनती है जिम्मेदार लोगों के ऊपर? आपका बजट अधिनियम क्या बोलता है? उसमें 200 करोड़ रुपया जनता को फूंक दिया हमने स्कूल में और उसमें, और कहेंगे कि नियम हम बाद में बताएंगे। तो हाउस किस लिए है, विधानसभा किस लिए? इसीलिए है कि आप जनता के सामने ये आए और इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में मत हो। यदि नियम में नहीं है तो इसको सुधारा जाएगा। ये कुछ कांक्रीट घोषणा कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वेच्छाचारता, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारता, ये सब बातें आ रही है। आप स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं इसमें? आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। मैं अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहा हूँ। अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। भाई मैं अध्यक्ष से अनुमति लिया, अध्यक्ष महोदय अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा उत्तर आ जाए। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैं तो बिजनेस रूल पूछा, मैं तो नियम प्रक्रिया पूछा। स्वेच्छाचारिता कोई असंसदीय भी नहीं है यदि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इतना ये ज्यादा ज्ञान होने से बहुत तकलीफ होती है अध्यक्ष में। आपके ज्ञान को तो प्रदेश भुगत रहा है 200 करोड़ को, मेरे ज्ञान को छोड़िए। आपको वही जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको स्मरण दिला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बाद मैं किसी और से और किसी प्रक्रिया में आगे स्पष्टीकरण दे। और मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अध्यक्ष। अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। खड़े किस प्रक्रिया में? मेरा प्रश्न चल रहा है, मेरा प्रश्न चल रहा है, फिर खड़े किस प्रक्रिया में? मैं अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हूँ। अध्यक्ष ने खड़े होते हैं तो बार बार आप कौन होते टोकने वाले? आप कौन होते टोकने वाले? मैं अध्यक्ष में अनुमति से खड़ा हूँ। तो आपने देखा कि सेवाग्राम पर किस तरीके से विधानसभा में चर्चा हुई। सेवाग्राम कांग्रेस सरकार में लाया गया था, वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम बनाया जा रहा है, वहां तमाम चीजें होने वाली थी। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गंधर्व पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं गंधर्व पांडे जी से करूंगा, क्योंकि ये पूरा मामला सेवा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पिछली सरकार के काम को नई सरकार पूरी तरह खारिज कर देती है? कोई प्रोजेक्ट अगर लाया गया है उसे खारिज कर देना चाहिए या उसमें कुछ संशोधन करके उसे पूरा करने की जरूरत है? गंधर्व जी। विजयन जी धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथ ही प्रवक्ताओं को नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ। आज जिस प्रकार से विधानसभा में देखने को मिला, सेवाग्राम के विषय में चर्चा माननीय विधायक अजय चंद्राकर जी
और माननीय मंत्री ओपी चौधरी जी के बीच में हो रही थी। एक बहुत ही पुराना मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उसी प्रकार बीच चर्चा में खड़े होकर के स्पष्टीकरण देना कहीं ना कहीं ये बताता है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली थी। और जब इसकी चर्चा हुई तो उनको लगा कहीं ना कहीं इसमें उनका सच सामने आने वाला है, इसलिए भूपेश बघेल जी खड़े होकर वहां पर स्पष्टीकरण देने का प्रयास करते दिख रहे थे। और रही बात सेवाग्राम की, तो वो योजना को चरणबद्ध तरीके से वहां चलाया जा रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सदन में बताया कि वहां पर इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल बनाया जा रहा है जो शिक्षा विभाग के साथ चलाया जाएगा, इंटरनेशनल टेनिस कोर्ट बनाया जा रहा है जो खेल विभाग के साथ चलेगा। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की योजनाएं वर्धा के स्तर पर वहां पर करने का प्रयास है। अगर महात्मा गांधी के स्मरण के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसको करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार उसमें कार्य किया जा रहा है। पर जब घोषणा हुई तब कोई कार्य ही नहीं हुआ था, और भूपेश बघेल जी का सफाई देना यह प्रमाणित कर गया कि सिर्फ हवा हवाई में घोषणा करके जनता के 200 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ठीक है रवि गोलानी जी, क्या पूरा प्रोजेक्ट हवा हवाई था? 200 करोड़ रुपए का मामला है, और अभी गंधर्व पांडे जी भी कह रहे हैं कि वहाँ कुछ इंटरनेशनल स्टेडियम और कुछ खेलकूद बनाया जाएगा। गांधी जी के प्रोजेक्ट को लेकर, गांधी जी का आश्रम जिस तरीके से था वैसा ही बनाने की बात थी, अभी जो बदलाव हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मृगेन जी, बड़ा दुख होता है जब गांधी जी के ऊपर गलत तरीके से चर्चाएं होती है। आप एक बात बताइए, राष्ट्रपिता है वो हमारे देश के, सेवाग्राम का जो आश्रम वर्धा में है उसके तर्ज पर जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल साहब जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि उस तर्ज पर एक आश्रम यहाँ बनाया जाएगा, जो कैबिनेट में आया, प्रस्ताव से पारित हुआ, बजट के प्रावधान आए, सारी चीजें आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे यह नहीं समझ में आता है। गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? कभी तो ये महात्मा गांधी जी जिंदाबाद कहते नहीं है, गोडसे की ही बात करते रहेंगे। अगर इतना बड़ा सेवा आश्रम बन रहा है, और जैसा कांग्रेस ने सोचा था गांधी जी के बारे में, क्या एक बात है, गांधी जी क्या कहते थे? गांव समृद्ध होना चाहिए। गांधी जी के क्या विचार थे? हर स्वावलंबन, मतलब पूरा आत्मनिर्भर भारत जो आज मोदी जी कह रहे हैं, इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। लेकिन अगर वो चीज कांग्रेस की सरकार ने नींव रखी है तो बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भूपेश बघेल साहब जब बोल रहे हैं तो सदन में उन्होंने अनुमति ली, अनुमति लेने के बाद स्पीकर से वो खड़े होकर के बोल रहे थे, लेकिन अजय चंद्राकर जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी जी के ऊपर बात हो रही है। कांग्रेस क्यों बोल रही है? मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को गांधी जी से सीखना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए। अगर वो चीज हमारे प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रही है तो भविष्य के बच्चों को अच्छी चीज, अच्छी शिक्षा देने की बात होगी। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको तो सबको समर्थन करते हुए स्वागत करना चाहिए। ठीक है अनिल जी, आपने पूरी चर्चा को देखा, विधानसभा में पूरी चर्चा को देखा, जिस तरीके से सेवाग्राम पर बात हो रही थी। 2-3 सवाल हैं जो अजय चंद्राकर भी उठा रहे थे कि एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता से 200 करोड़ खर्च कर दिए गए। क्या आपको लगता है कि 200 करोड़ रुपए एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता से खर्च किए गए? दूसरा, जो गांधी का सेवाग्राम है उस तर्ज पर अगर नया रायपुर में कांग्रेस ने बनाने की सोचा था, तो क्या उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है या उसमें बदलाव की जरूरत है? देखिए मृगन जी, जब भी कोई जनता के द्वारा चुनी गई सरकार स्थापित होती है तो वो अपने विजन, महापुरुषों के विजन के आधार पर आगे बढ़ती है। और इसलिए पिछली सरकार ने यह फैसला किया कि सेवाग्राम हम यहाँ पे लाएंगे वर्धा के तर्ज पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आश्रम है वो, और इसी आधार पर वो छत्तीसगढ़ में लाना चाहते थे। लेकिन फैसला बहुत देरी से किया गया, फिर उसे लागू करने के लिए आपको बड़ा राशि चाहिए थी, उस राशि को भी आपने खर्च किया। अगर आपका सरकार का सपना था, यानी कि कांग्रेस की सरकार का, तो उसको समय रहते पूरा कर लेना था उस प्रोजेक्ट को। अब रही बात यह कि उसमें 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यदि खर्च हुए भी हैं, एक तो उस आश्रम को किस तरह बनाया जा रहा है ये देखने की चीज होगी, कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है ये एक जांच का विषय होना चाहिए। कि मान लीजिए आपको लगता है कि 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो उसकी एक जांच कमेटी बैठाइए, उस जांच कमेटी का जो निष्कर्ष है उसके आधार पर फैसला करिए, आगे बढ़ाइए। लेकिन महापुरुषों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। अब कांग्रेस सरकार में बीजेपी शासन के समय जिन महापुरुषों के नाम पे संस्थाएं खोली गई, आपने उनके नाम बदलने की कोशिश की। आपने कई संस्थाओं के तो नाम बदल भी दिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे आपने संस्थाओं के नाम बदले। तो मैसेज क्या दे रहे हैं आप?
तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार यदि गांधी जी पर कोई प्रोजेक्ट सेवाग्राम लेकर के आ रही है तो बीजेपी सरकार उसको आगे बढ़ाए? आप क्यों उम्मीद करते हैं इस तरह की? लेकिन ठीक है, कोई राजनीतिक दल दो चत्तापन नहीं दिखा सकता, इसलिए बीजेपी ने सेवाग्राम को अभी यथावत रहने दिया है। उसमें कितना खर्चा होना है, ठीक है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, बड़े विद्वान हैं, आईएएस भी रह चुके हैं, तो अगर वो चाह रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ने के लिए उसको और भी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय आ सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ सकते हैं, और यदि नहीं आ सकते तो उस प्रोजेक्ट को और किस तरीके से जनता के हित में सही लाया बात जाए। है, प्रोजेक्ट जैसे कहना को खेल स्टेडियम वहां बनेगा। जनता के हित में प्रोजेक्ट होना चाहिए। गंधर्व जी, आज एक और मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है। मछलियों के लिए जो तालाब का आवंटन होता है वो मछुआरा संघ की जगह प्राइवेट व्यक्तियों को दिया जा रहा है। उस पर काफी हंगामा हुआ, काफी विवाद हुआ। क्या नहीं लगता आपको कि जो स्थानीय लोग हैं, जो खास समुदाय के लोग हैं, उन लोगों का अधिकार होना चाहिए, हक होना चाहिए, और उस पर बाहरी लोग, बाहरी प्रदेश के लोग डाका डाल रहे हैं, उस पर चर्चा हुई है? देखिए मृगेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये विषय बड़ा ही संवेदनशील है और ये नवीन मछली पालन नीति 2022 में आई थी, ये नीति मैं लेकर के बैठा हूँ। इस नीति के तहत ही नवीन पट्टे वितरित किए गए हैं। क्या ये नीति भाजपा ने बनाई 2022 में कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी? अगर पट्टे दिए गए हैं तो इस नीति के तहत दिए गए हैं, और यही माननीय मंत्री जी का वहां पर जवाब था। इन्होंने गांधी जी के नाम से गोडसे का नाम लेने लग गए। गांधी जी की परिकल्पना थी राम राज्य, गांधी जी के आखिरी शब्द थे हे राम, और राम को काल्पनिक बताने वाले लोग यहां पर बैठ के गांधी जी की बात करते हैं। गोडसे ने गांधी जी के शरीर की हत्या की, पर जिस दिन कांग्रेस ने कोर्ट में हलफनामा दे करके श्री राम को काल्पनिक बताया, उस दिन गांधी जी की आत्मा की हत्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। और मैं आपको बताता हूं, इन्होंने अपने वक्तव्य में ओपी चौधरी जी को पूर्व मंत्री कह दिया, बल्कि वो वर्तमान वित्त मंत्री हैं। और ग्राम में आप क्या सोच रहे हैं, योजना बंद हो गई? आपको प्रश्नोत्तरी विधानसभा का निकालना चाहिए। 8 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 60 करोड़ वित्तीय वर्ष 24-25 में, 61 करोड़ 24-25 में मल्टीपर्पज डाइनिंग हॉल, सामुदायिक किचन एवं प्रसाधन कक्ष का निर्माण। ये मृगेन जी आप कागज मुझसे ले सकते हैं जिसमें उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी का उपस्थित है। केवल चोर की दाढ़ी में तिनका वाला काम भूपेश बघेल ने आज किया। रवि गोलानी जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा। नहीं, देखिए, पहली चीज तो जो इन्होंने पूर्व मंत्री की बात कही, मैंने पूर्व मंत्री की बात अजय चंद्राकर जी के संदर्भ में कही थी। शायद डॉक्टर गंधर्व पांडे इस चीज को समझ नहीं पाए। मैं जब अपनी बात कह रहा था तो मेरा उनको संबोधन था। पहली बात, राम राज्य की बात आप कर रहे हैं, मैं ये बात इस मुद्दे पर लाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लेकर के आ गए। आज भगवान राम के मंदिर में अयोध्या में क्या हो रहा है पूरा देश जान रहा है। राम राज्य की बात आप लोगों ने भी बहुत कही कि राम राज्य स्थापित होगा, मंदिर बन रहा है। आज वहां क्या हो रहा है, मंदिर में चोरी हो रही है, किस तरीके की बातें निकल करके आ रही है। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं इस विषय पर आस्था पे सवाल नहीं है, व्यवस्था पे सवाल है, और वहां कार्रवाई हो रही है। एक मिनट, आप आस्था पे सवाल मत उठाइए। 2 मिनट सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। मैं पहले भी बोला मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता था, आप लेकर के गए, इसलिए मैंने इस बात पर कहा है। मैं अब गांधी जी के विषय पर आता हूं। आप मुझे बताइए, सेवाग्राम आश्रम अगर छत्तीसगढ़ में बन रहा है और उसके लिए राशि आवंटित है, अगर हम आने वाली पीढ़ी को गांधी जी के विचार कि उन्होंने कैसे कहा था कि देश आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे गांव बढ़ेंगे, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी को काम करना चाहिए, बच्चों को सही शिक्षा, अगर इस सब चीजों को देने की बात निकल रही है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमने उसको रोका ही नहीं है। बताइए, अजय चंद्राकर जी किस पार्टी के हैं? अजय चंद्राकर जी किस पार्टी के हैं? आपकी पार्टी। अजय चंद्राकर जी ने तो जो 200 करोड़ भूपेश बघेल दिखा दिए, उसकी बात कर रहे हैं। अरे, इस विरोध कर रहे हैं ना। चोर की दाढ़ी में तिनका पूर्व मंत्री विरोध कर रहा है, पंजाब से वर्तमान चन्नी ने भगा के उस पर बात कर रहा है। आप बताइए क्या हो रहा है? जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, गलत बात। नहीं, क्यों नहीं खड़े होंगे? उन्होंने अनुमति से खड़े हुए। गंधर्व जी, रवि जी, गंधर्व जी, एक एक करके बात रखते हैं, इसलिए बीच में खड़े होके नहीं, गंधर्व जी एक एक करके बात रखते हैं। रवि जी, मेन मुद्दा है, अब तो आपके सेवाग्राम पर चर्चा हो गई जो होनी थी। मेन मुद्दा और है जो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है कि मछली का जो पट्टा है, और गंधर्व पांडे ने बताया कि ये नीति जो है 2020 की है, आपकी सरकार थी। क्या नहीं लगता कि जनता को या स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर ये नीति नहीं बनाई गई? मैं समझ नहीं पाता हूँ। मुझे एक बात बताइए मृगेन जी,
अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत काम करती है या सही दिशा में काम नहीं करती है तो उस हर चीज के लिए जवाबदार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी और पूर्व की कांग्रेस सरकार ही क्यों होती है? आप मुझे बताइए, आज 2.5 साल से इनकी सरकार है, अगर कोई चीज इनको लगता है बदलनी चाहिए, क्यों नहीं बदल रहे? करते सब अपनी मर्जी के हैं, बाद में कहते हैं जब इनको लगता है गलत हो रहा है तो ये कहते हैं उसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ देते हैं। आप अपनी बात करिए ना, 2.5 साल से आपकी सरकार है, इतना बड़ा आपका मंत्रालय है, 12-13 मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास समझ नहीं है क्या कोई चीज की? अगर आपको लग रहा है कि पूर्व में कुछ गलत हुआ या पूर्व में चीजें बदली, अभी तो आपकी सरकार है ना, आपको काम करना है। हर चीज के लिए क्या कांग्रेस दोषी है? क्या हर चीज के लिए जवाहरलाल नेहरू जी कोई दोष देंगे? क्या कर रहे हैं ये लोग? गंधर्व जी, क्या आपको नहीं लगता 2.5 साल में इस नीति को बदल देना चाहिए था? देखिए, इस नीति में कहीं भी ऐसा नहीं था। इसमें जो मेन प्रश्न है उसमें यह था कि वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत समिति समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य से अधिक हो सकते हैं, ऐसा कोई उसमें प्रावधान नहीं किया गया है। तो जो मछली पालन अगर एक ही परिवार में एक समूह है, उसका एक व्यक्ति कर रहा है और एक ही परिवार का दूसरा व्यक्ति भी उसी को करना चाहता है, नहीं, तो बात उसके लिए परिवार की प्रावधान नहीं नहीं है। है। गैर अगर उसमें मछुआरों कहीं को ये तालाब दे दिए गए हैं, जो मछुआरे समाज से नहीं आते हैं उनको तालाब दिया गया, सवाल उस पर था। देखिए, जिनको भी तालाब दिया गया है, जो नीति प्रभावशील है, नहीं, और जो मेरा प्रक्रिया सवाल है कि उसके क्या तहत नीति दिया बदल गया। नहीं देनी चाहिए? अनिल द्विवेदी जी, आपको नहीं लगता कि 2.5 साल सरकार रह गई, 2.5 साल में अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कांग्रेस सरकार ने कुछ गड़बड़ी की है, उसे बदल देना चाहिए, उसमें बदलाव कर देना चाहिए? कम से कम छत्तीसगढ़ के लोगों का हित हो, छत्तीसगढ़ के मछुआरे समाज की हो या और भी अन्य समाज के अलग अलग कारोबार होते हैं, उस पर क्या सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल निगेन जी, देखिए कि सरकारों में अब ये प्रचलन ही आ चुका है कि पीपीपी मॉडल आप लागू करते हैं, और वो इसलिए होता है कि सिर्फ सरकार में रहने पर क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। मछली पालन विभाग सरकार का ही है ना, लेकिन क्या हालत है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। तो नीतिगत बदलाव समय अनुसार होने चाहिए। अभी ताज़ा जो बात हो रही है कि मछलियों के ठेके जो हैं वो दे दिए गए या उसमें बदलाव कर दिया गया, क्या हर्ज है इसमें? अगर प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं आप और यदि वो प्राइवेट सेक्टरों में दिया जा रहा है तो उससे मिलिए ना आपको रोजगार मिलेगा, उससे मछली पालन का व्यवसाय बढ़ेगा। 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं वो मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह की पॉलिसी पिछले 5 साल की सरकार में और पिछले बनी रही, उसके चलते मछली व्यवसाय लगभग चौपट हो रहा था। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं बचपन से जिस व्यापारिक समूह के साथ जुड़ा हूं वो इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हालत खराब थी उनकी। 8-10 साल से कोई बिजनेस नहीं हो पा रहा था। तालाब जो खोदे हैं सरकार ने सरकारी स्तर पर, वहां कोई बिजनेस नहीं है, वहां से चोरियां हो रही हैं, वहां ठेके में गड़बड़ी हो रही है। तो नीतिगत बदलाव कोई भी सरकार को करना ही चाहिए, लेकिन मूल उद्देश्य उसका यही होना चाहिए कि अधिक से अधिक रेवेन्यू सरकार को मिले, और वो रेवेन्यू तब मिलेगा जब वो सरकारी चंगुल से हट करके कहीं ना कहीं सेक्टर में आएगा। क्योंकि आप टैक्स ले सकते हैं, आप जिन कंपनियों को वहां काम देंगे वो कहीं ना कहीं आपको टैक्स देंगे, फिर रोजगार भी देंगे। तो ये तो मछली पालन का एक ढर्रा है। इसलिए यदि सरकार कुछ बदलाव कर रही है तो उसे गलत नहीं समझना चाहिए। प्रारंभिक स्तर बहुत पर अच्छी बात आपने कही अनिल ठीक जी, नहीं है जी। कि पीपीपी मॉडल पे डेवलपमेंट होता है, लोगों का रुझान बढ़ता है, पैसे आते हैं, सरकार को भी राजस्व होता है। गंधौर जी, एक सवाल रहेगा मेरा कि लगातार हमने 4 दिन विधानसभा के सत्र को देखा, कांग्रेसी से ज्यादा बीजेपी के ही विधायक सरकार के मंत्रियों को घेर रहे हैं। या तो दवा का मुद्दा आ जा रहा है, या फिर जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, आज जो है ग्राम सभा, फर्जी ग्राम सभा। क्या लग रहा है सरकार में जो मंत्री हैं उनसे अभी भी वरिष्ठ विधायक और विधायक नाराज चल रहे हैं, इसलिए लगातार अटैक कर रहे हैं? देखिए मृगेन जी, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो तो 2023 विधानसभा चुनाव में जब से उनकी हार हुई है, वो केवल सदन में बहिर्गमन करने और वेल में आके स्वयं निलंबित होने के लिए आते हैं। तो जनता के हित के, लोक हित के जो विषय हैं उसको हमारे पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेतागण समय समय पर मंत्री गण के संज्ञान में लाते रहते हैं, और एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छा परिचायक है, और उसमें उनको संतोषजनक जवाब भी दिए जाते हैं, और जहां जांच या कार्रवाई की आवश्यकता है उसको भी कराया जाता है। पर कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वो आती है, वहां हल्ला मचाती है, प्रदर्शन करती है, और वॉकआउट करके, बहिर्गमन करके, जनता के पैसे को बर्बाद करके कैसे विधानसभा ना चले इसकी तैयारी करके आना, ये सब कांग्रेस अभी अपने प्रशिक्षण में सीख के आई है, और यही वो 2023 से कर रहे हैं। रवि ग्वालानी जी, गंधर्व जी बोल रहे हैं यही प्रशिक्षण, और हम भी देख रहे हैं
कि जो मुख्य मुद्दे हैं उससे कांग्रेस हमेशा भाग जा रही है, बहिर्गमन कर रही है। इसके अलावा सदन की कार्रवाई में भी भाग नहीं ले रही है। बहुत सारे मुद्दे आए जिसमें विपक्ष के बिना उन मुद्दों पर चर्चा हुई और वो पास हो गए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले एक एक करके आता हूं। अभी इन्होंने कहा पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेतागण, तो सदन में पूर्व विधायक नहीं बैठते, सदन में वर्तमान विधायक बैठते हैं। शायद ये पूर्व मंत्री कहना चाह रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टंगे हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात समझिए, वर्तमान सरकार जो चल रही है पिछले 2.5 साल की अगर मैं बात करूं मृगेन जी, आप देखिए जो मंत्रिमंडल है वर्सेस ऑल है। एक तरफ मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल बैठा है और उसके अगेंस्ट में कांग्रेस तो है ही है चूंकि विपक्ष है, लेकिन बाकी इनके सारे विधायक भी वर्सेस इनके खिलाफ ही है। कायदे से अगर आप देखेंगे तो ये वर्तमान सरकार अल्पमत में है, क्योंकि इनका एक भी विधायक या पूर्व मंत्री कोई भी चीज में इनके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात आप समझिएगा, आप मेरे भाव को समझिएगा कि वर्सेस चल रहा है। कोई भी इनका वर्तमान विधायक इनकी वर्तमान मंत्री की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। वो चाहे अजय चंद्राकर जी ले लीजिए, या पूर्व में बृजमोहन अग्रवाल जी थे वो ले लीजिए, या बाकी और भी कोई वरिष्ठ नेता ले लीजिए, अमर अग्रवाल ले लीजिए, या किसी का भी नाम आप ले लीजिए, तो वो कोई संतुष्ट उन्हीं नहीं के है। ऊपर छोड़ दिया है कि विपक्ष की जिम्मेदारी निभाए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सरकार 2.5 साल से ठीक तरीके से नहीं चल रही है। कांग्रेस समय समय पर सारे मुद्दे उठाती रही है। जैसे अगर वर्तमान में जो आज चर्चा हो रही है, इसके अलावा नकटी का भी मुद्दा हमने उठाया कि कैसे आप लोगों ने बस्तियां उजाड़ दी, आप लोगों ने लोगों को यहां से निकाल करके बाहर फेंक दिया। उसके ऊपर भी ये तर्क देते रहेंगे हम पुनर्वास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लोग कि हमको 4थे माले में भेजा जा रहा है, हम जानवरों को कैसे ले जाएं, बूढ़े माँ बाप को कैसे ले जाएं, लेकिन उसके लिए भी ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की नीति थी। तो ये सरकार जो बैठी हुई है उसमें खासकर ये मंत्रिमंडल वर्सेस ऑल चल रहा है। ये सरकार हर मोर्चे में अगर आप देखेंगे मृगेन जी तो फेल है। कोई भी चीज, वो मेहतारी बंधन का सही पैसा ले लीजिए, कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे। के पास चलूंगा गंधर्व जी, शॉर्ट में जवाब जो अभी आरोप लगाया गोलानी जी ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है और इनको यही सिखाया जाता है कि हर विषय में नकटी को ले आओ, राम मंदिर को ले आओ। देखो, मैं बीच में नहीं बोला, शॉर्ट में जवाब दे रहा हूं, आप सुन लो, शॉर्ट में जवाब सुन लो। आपने नकटी की बात कही, आपने ये नहीं बताया कि 11 लाख लोगों को घर देने वाले, आवास देने वाले हम लोग हैं। नकटी के लोगों को स्थापित किया, पर आपने ये नहीं बताया कि उनको उनके ही तर्ज पे छेरी खेड़ी में 120 परिवार को सड़क पर छोड़ दिया, किसी को आवाज नहीं दिया। क्या वो लोग इंसान नहीं थे? क्या वो लोग आपकी नजर में मानव नहीं है? हमने तो पूर्व स्थापित किया। जब आप लाए हो इस विषय को तो इसमें जवाब दो। 51 एकड़ भूमि वहां पर राम गोपाल जी की है कि नहीं है? बांटने बोल दो उनको। कैसे चर्चा कर चुके हैं, अनिल जी के पास चलूंगा। मैं एक लाइन की बात कहूंगा, एक लाइन बोल लीजिए। एक उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। 11 लाख लोग घर दिए और 7 लाख लोग को देंगे और वहां पर हमने तो क्या कब्जा करने वालों को सरकारी जमीन में 8-8 लाख का उनको घर दिए, 8-8 लाख का घर दिए। आप छेरी खेड़ी के 120 परिवार में कितना घर दिए बताओ? अरे राम गोपाल जी को बोल दो 2.5 डिसमिल बांट देंगे सब में, इतना दर्द है तो। गंधर्व जी, अनिल जी, कल कांग्रेस जो है विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। क्या लगता है जो 4 दिन चला है वैसा ही अविश्वास प्रस्ताव रहेगा, या उस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ दम रहेगा, सरकार किसी मुद्दे पर घिरेगी? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में बहुत मजबूत अस्त्र के रूप में माना जाता है विपक्ष का। देखिए, निश्चित तौर पर कल अंतिम दिन है मृगेन जी, आप भी जानते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव अंतिम दिन लाया जा रहा है। एक तो यह कि सरकार पूरी तरह बहुमत में है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को तो कोई खतरा नहीं होगा। कांग्रेस की स्ट्रेटजी जरूर हो सकती है कि उन अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर ले जिसके चलते सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बने और उसको लाभ हो। दूसरी एक बात कहना चाहूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह वो सदन को चला रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब अजय चंद्राकर और भूपेश बघेल भिड़े, या जिस तरह विधायकों ने मंत्रियों को घेरा और कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी, डॉक्टर रमन सिंह का जो बुद्धित्व वो देखने लायक था।
उन्होंने जिस तरह हस्तक्षेप किया, जिस तरह समझाया लोगों को, अच्छे खासे विवाद बड़े झगड़े में तब्दील होते होते रह गए और कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह ने सबको समझाकर शांत किया। तो ये एक कुशल संचालन, मैंने ये बात इसलिए कह दी क्योंकि विधानसभा की बात हो रही है, तो डॉक्टर रमन सिंह की चर्चा भी होनी अच्छी बात है जिस तरीके से वो बिल्कुल, संचालन कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा संचालन चल कर रहा रहे है। हैं। मुस्कुराते हुए छोटे छोटे विवाद को भी उन्होंने शांत कर दिया। एक बात और कहूं मिगोन जी की, मुझे याद है जब विजय शर्मा लोक निर्माण विभाग का जवाब दे रहे थे, 9 विधायकों ने एक एक लाइन का सवाल पूछ लिया और उसका जब मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने बकायदा पूरे सभी 9 विधायकों को समय दिया और उस पर उन्होंने जवाब मांग लिया और कहीं ना कहीं उन्होंने मंत्रियों को भी निर्देशित किया कि समय पर जानकारी दे दिया करिए और विपक्ष को भी उन्होंने साधा। चरणदास महंत भी कई बार और भूपेश बघेल भी हैं, उनको भी उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो 5 दिन तक जिस तरह उन्होंने सदन चलाया, मुझे नहीं लगता कर कांग्रेस कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर पाएगी। वो सिर्फ इतना ही करेगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर संवाद करके वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष मजबूत कर लेगी। ठीक है गंधर्व जी, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने तैयार हैं? हम तो पूर्णतः तैयार हैं। ये विधानसभा के सदन में प्रश्न नहीं पूछ पाने वाले लोग अविश्वास प्रस्ताव लाके क्या साबित करना चाहते हैं? खुद ही अल्पमत में हैं और जहां इनकी सीटें हैं वो भी जाने वाली है, क्योंकि सब अपने अपने गुट में लगे हैं। आज चरणदास महंत जी चुपचाप बैठे थे, आज भूपेश बघेल जी फॉर्म था, तो सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और जब से मैंने बताया 23 से जब से सदन की कार्रवाई हो रही है, केवल इनके विधायकों ने सदन का समय बर्बाद करने का, जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए बहिर्गमन और निलंबन होने का काम रवि किया। ग्वालानी जी, कल अविश्वास प्रस्ताव में कुछ धमाका होगा या जैसा गंधर्व पांडे कह रहे हैं कि सिर्फ समय बर्बाद होगा? मैंने पहले भी कहा ये सरकार अल्पमत में है, इन्हीं के विधायक इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, तो आप देखिए धमाका कल निश्चित होने वाला है। और 2.5 साल इनके पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो ये वर्तमान सरकार विष्णुदेव साय जी जैसे के मुख्यमंत्री हैं ये बता दें कि कोई एक बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। जनता परेशान हो रही है, धर्म जनता स्वातंत्र पूरी तरीके विधेयक से परेशान है। 2026 महतारी उसके नियम अभी तक के भी आपने लागू नहीं किए। अरे आज राजपत्र में प्रकाशित हो गया है, राजपत्र में प्रकाशित हो गया। नियम अभी तक आपने लागू नहीं किए, नियम लागू नहीं किए, कुछ भी गिनाने के लिए इनके पास नहीं है। हाँ, ये लोग ये जरूर गिना सकते हैं कि कलेक्ट्रेट इनके समय जल गया, ये जरूर गिना सकते हैं। उसमें भी देवेंद्र यादव आरोपी हैं और जमानत में हर चीज में विधायक आरोपी है। प्रदेश बदर है, क्या उपलब्धि है? अपराधी लोग मृगेन अपनी उपलब्धि जी जिला तो बदर होते हैं, इनके कवासी ठीक है। लखमा प्रदेश बदर है। ठीक ये है। स्थिति कांग्रेस की है। ठीक है, के पास ठीक है। कुल गिनाने मिला के के लिए कल कुछ है ही विधानसभा नहीं। में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव काफी गंभीर विषय होता है। हालांकि सरकार पूरे बहुमत के साथ है, 54 विधायक है बीजेपी के पास, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आती है, क्या सरकार उस पर घिरती है, सरकार जवाब दे पाती है या फंसती है, इन सब पे हमारी नजर रहेगी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।